हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो दिन का सेकंड वीडियो है ये। और अभी कुछ 1 2 3 4 5 6 कंपनीज है, उसमें से मेजॉरिटी अभी फिनेंशियल्स का अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अच्छा फिनेंशियल का डिस्कशन मतलब कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो मीडियोकर रिजल्ट्स लाए हैं और क्यों लाए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो मुझे लगा अमॉन्ग दिस 4 5 फिनेंशियल्स वो है कि L&T फाइनेंस का। तो अगर आप देखोगे L&T फाइनेंस जो बिजनेस था वो एक रूरल बेस्ड होलसेल बेस्ड एक एनबीएफसी हुआ करता था। बट पिछले 2 साल पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा आउटलुक ही बदल दिया बिजनेस का। दैट दे वांटेड टू बिकम अ रिटेल लेड टेक्नोलॉजी लेड एक एनबीएफसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने होलसेल बुक को घटाने लग गया और अपने रिटेल बुक को बढ़ाने लग गया। रिटेल मीन्स आई टॉक अबाउट बोथ रिटेल इन रूरल एज वेल एज इन द अर्बन पार्ट। ओके, तो आज अगर आप देखोगे इन्होंने कुछ 2026 तक का एक टारगेट रखा था कि हम 80% ऑफ द बुक को रिटेल कर लेंगे और होलसेल को 20% कर लेंगे। लेकिन आज अगर आप Q3 FY24 का नंबर्स देखोगे तो उनका रिटेल का बुक इज नाउ ऑलरेडी 91% ऑफ द टोटल बुक, और होलसेल अभी घटा घटा के तो कुछ लेस देन 5-7% के आसपास आ गया है। सो इसका क्या मतलब है, दे हैव अचीव्ड द टारगेट। ठीक है, दे हैव अचीव्ड द टारगेट 2 years बिफोर। दूसरा पॉइंट तो ये कि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस बन गया है। मतलब अभी अगर देखोगे L&T फाइनेंस अपना जो ऐप से लेके सब कुछ को क्रॉस सेल कर रहा है, बिकॉज दे हैव अ बिग क्लाइंटेल बेस ऑफ अराउंड 2 करोड़ के आसपास के है। ठीक है, तो अभी उनको समझ में आ गया कि इफ यू कैन क्रॉस सेल हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स, से फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे रिसेंटली दे हैव गॉन इनटू पर्सनल लोन्स में, और पर्सनल लोन से उन सेगमेंट मतलब अब आप लॉजिकली देखिए, उनका एक 2 व्हीलर का एक लेगेसी अच्छा बुक था। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, 2 व्हीलर का जो कस्टमर्स है उनको ही ये पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को जो से फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिश्ड हो। सेकंड साइड में अगर आप देखोगे कि ये बिजनेस रिटेल में उतना ही फोकस कर रहे हैं जितना रिटेल इन अर्बन एरियाज, जितना वो रूरल एरियाज में है। तो जैसे मैंने बताया, आज अगर उनका अगर पूरा बुक देखूं तो 80,000 करोड़ के आसपास होगा, उसमें से कुछ 40 के आसपास होगा रूरल में और 40 होगा आपका आपका अर्बन में। रूरल में भी अगर आप देखोगे उनका फिर भी 2 टाइप का कस्टमर है। एक तो ऑफकोर्स माइक्रो फाइनेंस हो गई, ऑल द विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और दूसरे साइड में है कि उनका रूरल फाइनेंस का डिवीजन, किसी को अगर ट्रैक्टर वैक्टर जरूरत हो, रूरल में भी अगर तुमको 2 व्हीलर की जरूरत हो तो वो देते हैं। और अर्बन एरियाज में जैसे मैंने बताया 2 व्हीलर मेजोरिटी है, फिर उसके बाद आपका ये पर्सनल लोन का सेगमेंट वगैरह आ गया। सो L&T फाइनेंस, अभी थोड़ा उनका रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक तो चलो उनका जो प्लान था कि उनको रिटेल लेड एनबीएफसी बनना था वो तो हो गया। अब अगर आप देखोगे कंपनी का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर से एट वाईओवाई लेवल पे दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30% उनका बुक। इस बार भी अगर आप देखोगे उनका रिटेल का बुक विच इज 91% ऑफ द होल बुक ग्रू 31 या 32% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। दूसरे साइड से अगर आप देखोगे इनके एसेट क्वालिटी हैज बीन इंप्रूविंग और अगेन ऑन अ वाईओवाई एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके भी कोई प्रॉब्लम्स है नहीं ना, ये बनता है बात। और दूसरे साइड और अगर मैं कुछ बात बोलूं तो इनका अगर आप आरओए का नंबर देखोगे, आरओई का नंबर देखोगे, दे आर ऑल गोइंग अप बिकॉज इनका आरओए आई थिंक आरओई का नंबर इज अराउंड 11 पॉइंट समथिंग परसेंट। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो यही हमें चाहिए ना कि लाइक अगर आप अपना लोन बुक को 30-35% से ग्रो कर सकते हो और आपका आरओई भी से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ बढ़ के 15-16% हो जाता है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। गॉट इट। और देखिए सिंस अभी ये रिटेल एनबीएफसी बन चुका है, पूरा डिजिटाइज्ड हो चुका है, तो अभी आगे जाके इनको कंसोलिडेट करना है, क्रॉस सेल करना है। तो बेसिकली इनको जब पूछा गया था, पिछले कॉन कॉल का बात कर रहे हैं Q2 का, तो उनको जब पूछा गया था कि आपका रूरल बुक मतलब देखिए रूरल का मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, रूरल में बहुत पैसा है ठीक है, लेकिन रूरल होता है सीजनल। तो L&T फाइनेंस का मैनेजमेंट ने वही बोला कि हमने ये सब जो डिजिटाइजेशन और एआई वेआई में इतना क्यों घुसे, ताकि हम क्या करना चाहते हैं कि लाइक क्योंकि रूरल में क्या है, आपको कस्टमर के साथ ज्यादा टच पे रहना पड़ेगा डिजिटली फिजिकली सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उनको पता है कि रूरल में पैसा भी बहुत है ठीक है, लेकिन सीजनल है। तो ये सीजनैलिटी को घटाने के चक्कर में ही L&T फाइनेंस ने इतने सब कुछ किया। ठीक है, तो ये बन जाता है बात। अब ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल है ये, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बुक है। मतलब अगर आप देखोगे L&T फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, इन दोनों का बुक का साइज सिमिलर है व्हेन इट कम्स टू मतलब 70-80 हजार करोड़ के आसपास की होगी। ठीक है, तो
बुक बहुत छोटी नहीं है, लेकिन अगर इस बुक में भी यू आर ग्रोइंग एट 30%, और एल&टी फाइनेंस का अगर मैं थोड़ा गाइडेंस के बारे में भी बताऊं कि लाइक इनका गाइडेंस वही है कि लाइक दे वांट टू ग्रो द बुक एट 25% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। मतलब आज 70,000 करोड़ है तो इसको 1.5 लाख करोड़ के आसपास कर लेगा इन द नेक्स्ट 3.5 ईयर्स के आसपास। तो अगर आपका 3 इयर्स में आपका 25% CAGR का ग्रोथ आती है, और उसके साथ अगर आपका ROE का नंबर बढ़ता है, इनका ROE का नंबर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने और भी बताया कि लाइक से इनका क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज फाइन विद दिस बिजनेस। ऑफ कोर्स मैं कॉन कॉल सुन के अलग से एक वर्कशॉप बना के तो आपको दूंगा ही, लेकिन चलो अच्छी बिजनेस है तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया ये अपडेट देने में। अब हम थोड़ा बात करते हैं दूसरे बिजनेसेस पे। अब थोड़ी मीडियोकर लेवल पे आते हैं जिसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा। पहले तो कर्नाटका बैंक का रिजल्ट मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। पहला तो है कि लाइक उनका एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिटीरियोरेट किया। दूसरा है कि लाइक अगर आप देखोगे ना कि हमारे सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ ही है 15%, एंड कर्नाटका बैंक इनका CEO वगैरह बदला एंड एवरीथिंग, आई नो कि लाइक थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है बैंक में, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि लाइक सिर्फ 9-10% का लोन बुक का ग्रोथ है, ठीक है। डिपॉजिट का ग्रोथ भी 9-10% का है, और अभी ये स्टॉक उतना सस्ता भी नहीं है कि लाइक प्राइस टू बुक ऑफ 0.2 0.3 में जो था, ठीक है, FY22 का जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अगर आप 10% का लोन बुक लोगे और एसेट क्वालिटी भी इनका ठीक है, एसेट क्वालिटी ठीक है लेकिन थोड़ा बिगड़ गया है, ठीक है, थोड़ा बिगड़ गया है QOQ, लेकिन कंट्रोल में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक एकदम सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा टाइप का है नहीं, लेकिन एसेट क्वालिटी थोड़ा बिगड़ना भी मुझे को अच्छा नहीं लगा। और उनका GNPA नंबर 3.6 3.7 के आसपास है, 10% का लोन बुक का ग्रोथ है। तो मतलब उतना कुछ बोलने लायक है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे कर्नाटका बैंक से कतई बड़े बड़े बैंक आर ग्रोइंग एट 15 16 18 20% के आसपास। अगर आप ये सब HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक इन सबको अगर देख लोगे, ठीक है, तो ये 10% से ग्रो कर रहा है। बट अगेन हैविंग सेड दैट इनका मैनेजमेंट बदला। ये तो 100 साल पुरानी रीजनल बैंक था, ठीक है, बहुत ही बूढ़ा एक बैंक था, ओल्ड एक बैंक था, ठीक है। लेकिन अभी आई होप के लाइक अभी ये मैनेजमेंट नया आके अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाएगा और स्केल अप करेगा। बिकॉज CSB बैंक भी इस तरह का ही था, एकदम बुरा टाइप का एक बैंक था, लेकिन अभी उनका भी मैनेजमेंट आया, चेंज हुआ, और फिर उसके बाद वो लोग एकदम स्केल अप करने लग गए और अपना लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ को बढ़ाने लग गया इन द पास्ट 2-3 इयर्स। तो देखते हैं कर्नाटका बैंक क्या करती है, लेकिन अभी का रिजल्ट तो उतना अच्छा है नहीं, और एसेट क्वालिटी वर्सेनिंग होना भी इज नॉट अ ग्रेट साइन। एक्सिस बैंक का बात करते हैं। एक्सिस बैंक में अगर मैं आपको बोलूं तो सब कुछ ठीक था, ठीक है। अगर आप देखोगे बाकी बैंक्स, बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक का लोन बुक 22% से ग्रो किया, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। डिपॉजिट 18% से ग्रो किया, तो एक्सिस बैंक का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ 22 इज हायर देन HDFC, कोटक एंड ICICI, जो आई थिंक 15-16-18% के बीच में ग्रो किया। लेकिन एक्सिस बैंक का प्रॉब्लम ये हो गया कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कोई ग्रोथ नहीं आया। मतलब इफ यू लुक एट PPOP अगर उसको बोलते हो, या फिर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो, इसमें उतना कोई ग्रोथ नहीं आया। ऐसा नहीं कि बाकी बैंक्स का भी बहुत ग्रोथ आया, जैसे ICICI का भी कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू ओनली 10%, ठीक है, लेकिन एक्सिस का उससे भी नीचे आया, मतलब एकदम फ्लैट है। EPS ऑन अ YOY लेवल पे भी फ्लैट है। तो अगर आपका EPS फ्लैट है ना ऑन अ YOY बेसिस, दैट मींस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। तो ऐसे आप सोच सकते हो, बट एक्सिस बैंक का बाकी सब कुछ तो ठीक है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे तो वो ऐसे SME, MSME, स्मॉल बिजनेस बैंकिंग यहाँ पे बहुत फोकस कर रहा है, ठीक है, रादर देन द लार्ज कॉर्पोरेट जहाँ पे यील्ड कम है। और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स एक रिटेल अनसिक्योर्ड में तो पुश मार ही रहा था फॉर द 3-4 इयर्स, लाइक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बनता है एक्सिस बैंक। अब हम थोड़ा बात करते हैं यूग्रो कैपिटल का। यूग्रो कैपिटल मतलब अभी यूग्रो कैपिटल का देखिए, यूग्रो कैपिटल क्या है? यूग्रो कैपिटल है एक MSME लेंडर, ठीक है, 15 लाख से 15 करोड़ के बीच का टर्नओवर साल का लिए, जो MSME का जो पूरा स्पेस है हमारे देश में वहां पे लेंड करते हैं, ठीक है। ये एकदम स्पेसिफिक नीश MSME लेंडर है। यूग्रो इज नॉट अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर, पहले तो ये डिफरेंशिएशन कर लो। मतलब क्या है, आपका अगर कोई दुकान हो, आपका छोटा फैक्ट्री हो, आपका कोई टायर का दुकान हो, ग्रोसरी स्टोर चलाते हो, यूग्रो कैपिटल ऐसे जगह में लेंडिंग करते हैं rather than say for example वो ग्रुप लेंडिंग, जॉइंट ग्रुप लेंडिंग लाइक जो उज्जीवन इक्विटी करते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं है। तो अगर आप देखोगे ये वाला स्पेस में यूग्रो कैपिटल का ऑफ कोर्स एक छोटा सा बेस है। अब आई गेस उतना भी छोटा नहीं है, 8-10 करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास लोन बुक हो गया है। लेकिन यूग्रो कैपिटल का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी गुड। आई थिंक 64% से वो अपना AUM को बढ़ा रहा है। और यूग्रो का सबसे अच्छी बात ये होता है कि उनका एक होता है ऑफ बुक और एक होता है ऑन बुक। अब इसमें डिफरेंस क्या है?
सोचिए, अगर यूग्रो खुद से पैसा उठा के किसी को लोन देता है तो कस्टमर का तो लेंडिंग रेट भी, मतलब उसका बोरोइंग रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यूग्रो पैसा उठाएगा एट हायर पेस, राइट। लेकिन अगर यूग्रो एक बड़े बैंक, स्टेट बैंक के साथ मिल के लेंड करे तो यहाँ पे क्या है, दोनों का, बिकॉज स्टेट बैंक जो पैसा उठाया वो तो कासा फ्रेंचाइज से उठाया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही पकड़ लो, और यूग्रो ने पैसा उठाया। लेकिन तो फिर अगर आप दोनों मिल के लेंड करो, इसका क्या मतलब, तो फिर कस्टमर को भी एक फेवरेबल रेट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ऑफ बुक, जब आप कोई बैंक के साथ मिलकर काम करते हो, और ऑन बुक है जब से फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिकली पैसा उठा के आपने लेंड किया। तो यूग्रो कैपिटल का ये जो पार्ट ऑफ बुक है, दैट वाज आई थिंक 22% 1-2 साल पहले की, अभी ये बढ़ के 45% हो गया है, और आगे जाके 50% होगा। तो को लेंडिंग बोलते हैं, को लेंडिंग भी बोल सकते हैं आप। देखोगे IIFL भी को लेंडिंग में बिलीव करते हैं, यूग्रो भी बहुत ही बिलीव करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि आपका भी बैलेंस शीट में उतना प्रेशर नहीं आता। इफ आई एम यूग्रो कैपिटल, से स्टेट बैंक ने 80% का पैसा दिया, मैं 20% का पैसा दिया, और मिलके हमने कस्टमर को दिया, तो मेरे बैलेंस शीट में भी उतना प्रेशर नहीं आता है। इट्स ROE एक्रेटिव, और कस्टमर को भी एक अच्छा रेट में एक डील मिल रहा है। गॉट इट। सो ये बनता है यूग्रो कैपिटल का मॉडल, और पूरे एमएसएमई में ये एकदम छाए पड़े हैं। लेकिन यूग्रो कैपिटल का एक थोड़ा सा एक इशू है। इशू इज बेसिकली लाइक, उनका अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अपना कलेक्शन एफिशिएंसी हैव कम डाउन, और थोड़ा सा एसेट क्वालिटी भी इनका बिगड़ा है। तो जस्ट लाइक कर्नाटका बैंक, यूग्रो कैपिटल को भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा बिगड़ा है। अगेन, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बट अगेन हैविंग सेड दैट, अगर मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल्स का एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, लेकिन 2-3 का एसेट क्वालिटी बिगड़ा हुआ है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, अगर हम एसेट क्वालिटी, बिकॉज एसेट, देखिए एसेट क्वालिटी अगर बिगड़ गया ना, तो बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है फाइनेंशियल्स का, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। लेकिन अगर एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है तो आप कॉन कॉल, क्योंकि यूग्रो कैपिटल का कॉन कॉल में जाके, मतलब मैं आई गेस उसका कॉल आज या कल में था आई गेस, तो जो भी हो मैं तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूंगा, और जब मैं वर्कशॉप में मैं ये बताऊंगा कि मैनेजमेंट ने क्या बोला इन when of course, because I'm pretty sure analysts are going to like grill the management on के like asset quality क्यों खराब हुआ, कलेक्शन एफिशिएंसीज क्यों खराब हुआ, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी आपका खराब होता है, मतलब आगे जाके आपका एसेट क्वालिटी भी खराब होता है। तो यही वाला डेटा पॉइंट भी उनका जब ये फुल टाइम रिजल्ट में आया, तो ये भी था, GNP NNP नंबर वेंट अप ऑन अ QOQ बेसिस। तो ये बनता है बात। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने सारे फाइनेंशियल्स डिस्कस किया, सब अगर आप देखोगे, एसेट क्वालिटी, लोन बुक का ग्रोथ, फिर उसके बाद ROE का इंप्रूवमेंट, और अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा मैट्रिक्स देखोगे, तो मुझे ये सब में L&T फाइनेंस सबसे अच्छा लगता है, और सबसे बुरा ऑफ कोर्स मुझे कर्नाटका बैंक लगता है। यूग्रो और एक्सिस बैंक बीच में है। एक्सिस बैंक का ना, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ दिखता ना, तो एक्सिस बैंक बहुत तगड़ा रिजल्ट किया होगा, बिकॉज एक्सिस बैंक नाउ इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। मतलब क्योंकि देखिए IDFC फर्स्ट ने भी क्या किया, IDFC फर्स्ट का तो 2 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक है, एक्सिस बैंक का तो अभी आई गेस 9 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक है। तो एक्सिस बैंक 4x ऑफ IDFC फर्स्ट होके भी IDFC के तरह रेट में ग्रो कर रहे हैं, और दोनों का एसेट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एज वेल। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका ROE, बिकॉज एक्सिस बैंक का भी जैसे मैंने बोला, ROE का नंबर केम डाउन, और एंड EPS भी बढ़ा नहीं, ठीक है, तो शेयर होल्डर के लिए उतना एक्रेटिव है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, एक्सिस बैंक एसेट क्वालिटी और उनका जो ब्रेकअप और जो काम कर रहे हैं आज अमिताभ चौधरी एंड ऑल, सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो स्टॉक शायद उतना ऊपर नहीं जाए। सो ये ऑफ कोर्स मेरा ही इनसाइट्स है, मेरे दिल में जो आता है मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बनता है बात। लास्ट एक कंपनी का डिस्कशन कर लेते हैं, ग्रेविटा इंडिया करके। आई नो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल। तो ग्रेविटा इंडिया वो लेड, एल्यूमिनियम, वो सब रिसाइकलिंग वाला कंपनी है, B2B है, रिसाइकल करके अपना OEMs को वापस करते हैं माल। तो ग्रेविटा इंडिया का अगर आप देखोगे, ग्रेविटा इंडिया का गाइडेंस था जो पिछले 2-3 क्वार्टर से है कि लाइक हम अगले 3-3 साल में अपना टॉप लाइन को डबल करेंगे, मतलब रेवेन्यू विल ग्रो 25% CAGR। वो अपना केपेक्स को भी डबल कर रहा है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, ठीक है, क्योंकि इनका एक एक्सपोर्ट मार्केट भी है। लेकिन जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कि ग्रेविटा का जो Q3 का नंबर आया, उनका सेल्स डिग्रो कर गया, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज YOY। अब पॉइंट यहाँ पे है कि ग्रेविटा का इस क्वार्टर में, टू बी ऑनेस्ट, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग 25% का ग्रोथ, ठीक है, लेकिन डिग्रो भी किया। लेकिन डिग्रो करेगा ये मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है, लेकिन मैंने कॉन कॉल नहीं पढ़ा, सो आई वुड नॉट बी एबल टू लाइक मेक अ कमेंट के लाइक डिग्रो क्यों किया। बट हैविंग सेड दैट, लाइक ये डिग्रो करना नहीं चाहिए था, ऑफ कोर्स, लाइक बिकॉज अगर आपका सेल्स डिग्रो करता है
और लेट्स से अगर मैनेजमेंट आगे जाके गाइडेंस, बिकॉज उन्होंने अपना गाइडेंस को नहीं घटाया, ठीक है, अब मुझे कॉन कॉल में जाके यही सुनना है उनको कि उनका गाइडेंस यही है कि वो गाइडेंस जाके घटाएगा। नहीं तो आपको याद होगा लिंक लिमिटेड के साथ जो ही हुआ था, 25% का गाइडेंस बोल के चल रहा था, फिर एक क्वार्टर में 4% का ग्रोथ मारा YOY, मतलब क्या, 25 बोलता है करता है 4, और कॉन कॉल में आके गाइडेंस को 25% से 17% करता है, इसीलिए आप लिंक का स्टॉक देखो चलना बंद हो गया। सो बात यहां पे आता है कि दुनिया बदलती रहती है, ठीक है, और हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, अपना एलोकेशन परसेंटेजेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी आगे अपना गाइडेंस घटाएगा और उसका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बहुत कतई कम होगा, उसका स्टॉक आगे जाके नहीं बढ़ता है, ठीक है। और इतने सारे कंपनीज अगर आप ट्रैक करोगे तो आपका अबंडेंस माइंडसेट आ ही जाएगा, राइट, कोई ना कोई कंपनी और बेटर कर ही रहे, यहां से थोड़ा निकालो और वहां जाओ। बट मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स मैं देता भी नहीं हूं, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता ये सब बोलने का कि लाइक नॉट अ रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट, मतलब कैसा एक और टाइप का लगता है कि हर टाइम नॉट अ रिकमेंडेशन बोलते रहो, बट पॉइंट यही है, जस्ट अ डिस्कशन है ये। तो चलो 5-6 कंपनीज और डिस्कशन हो गया, आज रात को फिर से ट्रैक करके पहले तो पोस्ट डालूंगा आज रात, कल सुबह तक, और फिर ऑफ कोर्स कल भी आई गेस मुझे आज भी कुछ 12-14 कंपनी है, ये सब टीवीएस और बजाज ऑटो एंड C8 इन सब का भी आएगा, फिर आएगा उज्जीवन का भी रिजल्ट है, तो 12-14 कंपनीज और भी है, तो काम तो मतलब अब तो अभी एकदम फुल फोर्स से चालू है। तो चलो अब तो मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा ही वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है, और पोस्ट करता रहूंगा, तो आप बने रहिए, एंड आपका जो जो भी सवाल होगा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।